नमस्कार। आज से हम लोग बीपीएससी मेंस का एक टॉपिक, पेपर फर्स्ट का एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि बीपीएससी मेंस में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 जीएस के हिसाब से, वैसे एक ए से भी आता है। और हिंदी जो है वह बेसिकली क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। तो पेपर जो नंबर ऐड होंगे वो 3 सेक्शन से आपके होंगे, यानी कि पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, यानी पेपर 1, पेपर 2 और ए से। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों ही 300-300 नंबर के हैं, आपको जैसा पता है। और आपको ये भी पता होगा कि जो पेपर फर्स्ट है उसमें 3 सेक्शन है। जैसे मैं फर्स्ट सेक्शन की बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री से आता है यह प्रश्न। यदि पहला सेक्शन की मैं बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री से यह प्रश्न आता है। और दूसरा से यदि मैं बात करूं तो यहाँ से आता है, ये आता है आपका, ये जो लिखा हुआ है करंट इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट्स ऑफ द इम्पोर्टेंस, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के जो घटनाक्रम है वह, यानी सेकंड नंबर में तो यही आ गया। और थर्ड में क्या आता है, स्टैटिस्टिक्स आता है। तीसरा वाला जो आता है आपको पता होगा, ये 72 मार्क्स का आता है। टोटल कितने पेपर, फर्स्ट पेपर कितने मार्क्स का हो गया, 300 मार्क्स। 300 मार्क्स में जो स्टैटिस्टिक्स आता है वो आपका आता है, स्टैट्स जो आता है वो 72 आता है। बाकी ये जो पहला सेक्शन है वह 114 नंबर का आएगा और दूसरा भी 114। यदि आप तीनों को ऐड कर देंगे तब आप 300 पर आ जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग सबसे क्रूशल टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसी का हम लोग एक सीरीज लेके चला रहे हैं। आप जरूर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से दिख जाए। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये करंट इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट्स है और इसको हम लोग डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। वाजिब भाई ये प्योर मेंस का है, इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ा भी जाएगा, लेकिन देखते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। यदि हम लोग कुछ समय, यदि हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग डाइल्यूट कर सकें तो आप एक चीज़ देखेंगे, वह यह है कि आपको दिखाई पड़ेगा कि पिछले कुछ दिनों से जो प्रश्न आ रहे हैं, जैसे पहले प्रश्न आते थे जो, अब मैंने कहा कि 3 सेक्शन होते हैं ना, इसमें बाकायदा लिखा हुआ सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। स्टैट्स ये करंट जो इवेंट्स हैं, इंटरनेशनल एंड नेशनल, और ये एक हिस्ट्री। ये जो 3 सेक्शन है क, ख और ग, ये पहले जो प्रश्न बनते थे इसमें, खासकर मैं ये 2 सेक्शनों की बात कर रहा हूँ, 38 मार्क्स के ही बनते थे, 38 मार्क्स के। अब से क्या कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस तो 38 मार्क्स का ही है, लेकिन इसमें सब डिवीजन है। मान लेते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे करके बना दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि वह एज इट इज 38 मार्क्स के हैं और कुछ क्वेश्चन 7 मार्क्स और 8 मार्क्स के आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कैसे कैसे ये होगा। यानी मान लेते हैं 8 8 8 8 दिया 24 और 2 मान लेते हैं 7 नंबर, 40, कुल मिलाकर के ये हो गया 38। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, यानी कि सब डिवीजन हो रहे हैं, इसलिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जा रहा है हर जगह। पहले क्या था, सिंपल एक क्वेश्चन आता था, अब इतनी ज्यादा वैरायटीज आ जाता है कि यहाँ। और ऐसे प्रश्न में आप कहानी मत लिखिए, ये नहीं कि हमने पूरा इतिहास लिखना शुरू कर दिया किसी एक चीज के विषय में। वो जो बात कर रहा है उस वहां तक आइए, क्यों, क्योंकि उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि 38 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, आप उसमें मोटा मोटी 600 वर्ड्स में आप क्वेश्चन लिखते हैं। लेकिन जब ये 7 और 8 हो गया तो आप सोच सकते हैं कितने मार्क्स का आपको लिखना है। ये 5 भाग में डिवाइड हो गया। यदि आप देखेंगे तो लगभग 110, 115, तो मतलब ये, यदि मैं कहूं कि 110 से लेकर के 120 वर्ड्स के बीच में ही लिखना है ये सारे प्रश्न, या मान लेते हैं 125 तक। थोड़ा 7 मार्क्स का है तो 10 वर्ड कम कर दीजिएगा, 8 का है तो 10 वर्ड बढ़ा दीजिएगा। तो आप ये देखेंगे कि ये पूरा का पूरा ऐसे ही हुआ है। फिर जरा आप इसको भी गौर करेंगे, यदि आप थोड़ा और इसको मैं डाइल्यूट करूं तो जो प्रश्न आ रहे हैं, यदि मैं उस पर बात करूं कि
जो 2000 कम से कम 67th बीपीएससी तक तो क्वेश्चन एज इट इज आया, जैसा ट्रेडिशनल था 38 मार्क्स का, और जैसे पुराने संबंधों के विषय में पूछ लिया किसी दो कंट्री के विषय में, तो ऐसा आ रहा था। लेकिन यदि आप देखेंगे पिछले 2 साल से जो ट्रेंड चेंज हुआ, तो आप देखेंगे कि इस सेक्शन का मैं पेपर 1 का जो खंड ख है यानी सेक्शन बी जो है उसकी बात कर रहा हूँ, करंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स। जब आप इसकी बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ सेक्शंस में डिवाइड आपको नजर आता है। इसको जब आप डिकोड करेंगे, कुछ प्रश्न जो है वो इंटरनेशनल इश्यूज से हैं, इंटरनेशनल इश्यूज और इवेंट्स से हैं, इंटरनेशनल इशू और इवेंट्स से। जैसे मान लेते हैं रूस यूक्रेन युद्ध, एक एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं। जैसे मान लेते हैं इजराइल वो, कुछ इससे ये कुछ इंटरनेशनल इश्यूज हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। दूसरा है, आप देखेंगे गौर करेंगे, दूसरा सेक्शन आप देखेंगे कि कुछ एजेंसीज पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मान लो यूएनओ या अदर कोई एजेंसीज है, तो उस पर भी प्रश्न आ रहे हैं, इसको भी ध्यान में रख करके पढ़ने की जरूरत है। फिर आप सेकंड थर्ड में आप देखेंगे, तीसरा भाग में आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि कुछ समिट्स पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सम्मेलन पर भी आ रहे हैं। मान लो ब्रिक्स, खासकर वो सम्मेलन जिसमें भारत है, और वो सम्मेलन कहीं पर भी होगा, तो इस पर भी आ रहा है। तीसरा, आप चौथा सेक्शन आप देखेंगे तो कुछ नेशनल इवेंट्स हैं, यानी कुछ राष्ट्रीय घटनाएं हैं। जैसे मान लो इस पर आया था प्रश्न, मणिपुर हिंसा पर आया था, मणिपुर में जो संघर्ष है उस पर प्रश्न आया था, तो इस पर भी प्रश्न बन रहे हैं, तो ये भी देखेंगे। फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम में कुछ यदि सम्मेलन भारत में ही हो रहे हैं तो वह भी आ सकता है। तो ये आपने क्या देखा, इंटरनेशनल में कुछ सीधा इश्यूज उठा करके वो पूछ रहा है, या तो एजेंसीज पूछ रहा है या कुछ समिट पूछ रहा है। फिर नेशनल में आते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ मुद्दे पर, कुछ संघर्षशील मुद्दे हैं तो उस पर पूछ रहा है, कोई सम्मेलन है तो उस पर भी पूछ सकता है, यदि भारत में कोई इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ हो तो वो भी पूछ रहा है। फिर उस आप एक चीज गौर करेंगे, एक पांचवा सेक्शन भी उसने बनाया है बिहार। यदि आप देखेंगे तो बिहार का करंट भी वो पूछ रहा है, बिहार से संबंधित कुछ करंट। नेशनल में मैं संघर्ष सिर्फ बोल रहा हूं, आप इस पर और भी कुछ हो सकता है कि नई शिक्षा नीति, यूसीसी पर बहस हो रहा था, यूसीसी पर क्वेश्चन आ गया, नई शिक्षा नीति पर आ सकता है। तो केवल ऐसा नहीं कि कुछ ही पर्टिकुलर, इस पर भी आ सकता है। फिर एक लास्ट सेक्शन बच जाता है इंटरनेशनल इशू में, मैं इसको नहीं डाल रहा हूं, लेकिन मैं एक सिक्स्थ, मैं यदि आपसे बात करूं तो मैं एक सिक्स्थ बनाना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं कि भारत अन्य देशों के साथ संबंध, भारत और अन्य देशों के साथ संबंध, खासकर नेबरिंग कंट्रीज, जैसे मान लो नेपाल, क्योंकि बिहार से सटा हुआ है, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको जब आप डिकोड कर रहे हो तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्लास पेपर 1 के सेक्शन 2 पर केंद्रित है। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, नेशनल करंट के साथ साथ बिहार का करंट भी वो पूछ रहा है, क्योंकि उसने वैरायटी बढ़ा दी ना क्वेश्चन की, 7-8 नंबर भी कर दिया, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, और एक ऐसे ही आप लोग, जब मैं पढ़ रहा हूं तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चंस को हम लोग टेकल करते हैं। जैसे कि आजकल एक प्रश्न है जो आ रहा है आए दिन, कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध हुआ है, जो घटित बांग्लादेश में हिंसा हुई है, उसके बाद भारत के संबंध में क्या उतार चढ़ाव दोनों के बीच में हुआ है, क्या इश्यूज जनरेट हुए, जरा इस पर चर्चा करते हैं।
मतलब हम लोग प्रयास करते हैं आज की क्लास के लिए कि हम लोग देखते हैं भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश, यहाँ पर आपको पता है कि जब आज़ादी मिली तो आपको पता होगा विभाजन हुआ तो इस साइड वेस्ट पाकिस्तान हो गया था, आपको पता ही होगा, और इस साइड ईस्ट पाकिस्तान, है ना। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ फिलहाल में। ईस्ट पाकिस्तान सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1970 में ध्यान रखेंगे 1970 के इलेक्शन में क्या हुआ, अभी तक इधर की पार्टी इधर रूल कर रही थी, इधर की पार्टी का वर्चस्व था, वो इधर और इधर मतलब दोनों मिलाकर के ही पाकिस्तान था, तो इनका वर्चस्व ज्यादा था, तब तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन 1970 में क्या हो गया, इधर की एक पार्टी जिसका नाम है अवामी लीग, वह सत्ता में आ गई थी, और जब ये सत्ता में आई थी इनको पेट में दर्द होना शुरू हो गया, और इन्होंने पूरा कोशिश किया कि इस सत्ता को अस्थिर किया जाए। इनके हेड थे मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान पूरा अस्थिर करने की कोशिश किया, और अंत में क्या हुआ, इन्होंने ठान लिया कि लगता है कि मुझे इसके साथ रहने में दिक्कतें अंतगतवा होगी, इससे बढ़िया एक नया स्टेट बना ले, वैसे भी एक नया देश बना ले। वैसे भी इन दोनों के बीच अभाव बहुत था, मतलब एक ट्रस्ट का ही नहीं, कहीं ना कहीं अंतर बहुत था। अंतर में सबसे बड़ी थी संस्कृति, संस्कृति में बहुत अंतर था। जरूर ये दोनों केवल मुस्लिम थे, लेकिन संस्कृति में बहुत अंतर था, क्योंकि इधर वाले लोग बेसिकली पंजाबी और उर्दू बोलते थे, और इधर वाले लोग बांग्ला बोलते थे। खान पान में भी बहुत अंतर था, पहनावे में भी अंतर था, यहाँ साड़ी नहीं पहनते थे, 10 साड़ी, तो सांस्कृतिक रूप से बहुत डिफरेंट था। तो एक न एक दिन तो ये होना ही था कि ये अलग होता। जब 70 में मुजीबुर रहमान आए सत्ता में, तो इधर वालों को पेट में दर्द हुआ, उन्हें लगा ये डोमिनेंट हो रहे हैं इधर वाले लोग, तो एट लास्ट मुजीबुर रहमान ने एक इनसे अलग होने की ठान ली, और उन्होंने एक सशस्त्र संगठन बनाया, नाम था मुक्ति वाहिनी। और इस मुक्ति वाहिनी संगठन और मुजीबुर रहमान को सपोर्ट कर दिया इंदिरा गांधी ने। मैं इंदिरा गांधी कहूं या भारत कहूं, मैं भारत ही कह देता हूं। भारत ने सपोर्ट कर दिया, पूरा सपोर्ट किया, और एट लास्ट आपको पता ही है कि 1971 में एक नया देश बन गया, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, वो नया देश बन गया बांग्लादेश। लेकिन 1975 में अजीब सी घटना हुई, मुजीबुर रहमान पूरे फैमिली के साथ मारे जाते हैं, पूरे फैमिली के साथ मारे जाते हैं वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा। सत्ता परिवर्तन का जो नाम है वह है जियाउर रहमान का। जियाउर रहमान ने एक तरह से इमरजेंसी घोषित करके सत्ता को प्राप्त कर लिया, या सत्ता उलट पुलट हुआ, फिर इनकी पूरी फैमिली मुजीबुर रहमान के साथ मारी गई, और जियाउर रहमान बन गए बांग्लादेश के हेड। फिर इन्होंने एक पार्टी बनाई बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे 71 में जब बांग्लादेश बना तो वो एक सेकुलर कंट्री बना, डेमोक्रेटिक सेकुलर, और ये जब आए तो पूरा बांग्लादेश का स्ट्रक्चर संविधान का चेंज कर दिया, और बांग्लादेश एक तरह से मैं कहूँ पूरा का पूरा एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया। 1990 में आकर के दोबारा अवामी लीग सत्ता में आई, और पहली बार शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। तब से बांग्लादेश में आपको दो धुरी दिखे, क्योंकि जियाउर रहमान भी मर गए आगे चलकर, इनकी वाइफ बेगम खालिदा जिया, खालिदा जिया, ये ऑल इन ऑल है बीएनपी की, और ये है अवामी लीग की।
दो महिलाओं ने का वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई पूरे बांग्लादेश में। जब जब शेख हसीना आती थी, भारत के साथ संबंध अच्छे होते थे, और जब जब बीएनपी आती थी, कट्टरवाद बढ़ता था, पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ता था, और चीन का भी प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जहां पाकिस्तान घुसेगा वहां चीन भी घुस जाएगा। तो ये चलता रहा, बहुत लंबा समय तक ये होता रहा, लेकिन 90 में अवामी लीग आई। आप देखेंगे बीच में संबंध में भी सुधार आया। 1996 में आप देखेंगे गंगा नदी पर समझौता हुआ, गंगा नदी समझौता हुआ, लेकिन फिर संबंध खराब होने लगा, क्योंकि बीएनपी कट्टरवाद आने लगा। लगभग माना जाता है कि 2001 से लेकर के 2008 ये बांग्लादेश में उग्रवादी काल रहा, एक्सट्रीमिस्ट पीरियड रहा। भारत विरोधी घटनाएं हुई, सत्ता अस्थिर थी, कट्टरवाद का प्रभाव था। एट लास्ट चल करके 2008 के लास्ट में इलेक्शन होता है, और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनती हैं दोबारा, और तब से लेकर 5 अगस्त 2024 तक वह सत्ता में रही, और भारत के साथ संबंध मधुर बने रहे, बहुत मधुर, गोल्डन पीरियड रहा 2008 से लेकर 5 अगस्त 2024 तक। क्योंकि मुजीबुर रहमान की बेटी थी शेख हसीना, तो एक कर्ज भी था, वो जानती थी क्या है। भारत के कहने पर यदि भारत ने किसी को आतंकवादी घोषित कर दिया, तो उसे शेख हसीना ने उसी ढंग से टैकल किया, एक आतंकवादी के रूप में। लेकिन 5 अगस्त की घटना होती है, वो रिजाइन देकर के आती है, और फिर बांग्लादेश में क्राइसिस शुरू होता है। तो यहाँ पर हम लोग बांग्लादेश और भारत जब रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहला पॉइंट हमने इतिहास देखा। अब हम लोग एक दूसरा फेज, क्योंकि जब आप किसी के साथ रिलेशन पढ़ रहे हो तो आप जरूर उसमें रखें एक थोड़ा सा हल्का सा इतिहास। आपको लिखने की जरूरत नहीं, इतिहास जाने क्या है। दूसरा, मुद्दे जरूर जाने, दोनों के बीच मुद्दे क्या है, इशूज क्या क्या है। तो बांग्लादेश के साथ भी हम लोग इतिहास देख लिए, हम लोग थोड़ा सा मुद्दे देखते हैं। मुद्दे के बाद आप हम लोग अभी देखेंगे समकालीन घटनाक्रम। समकालीन घटना क्या हुई थी, 5 अगस्त वाली, और फिर हम देखेंगे इसका प्रभाव, और इसके बाद लास्ट पॉइंट होगा भारत का प्रयास क्या होना चाहिए। किसी भी चीज को पढ़ें तो इतना डाइल्यूट करके जरूर पढ़ें, पहले उसका इतिहास देखें, फिर उसके मुद्दे देखें, कुछ समकालीन घटनाएं हुई हैं, क्या उसका भारत पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है तो वो भी देखें, और भारत क्या प्रयास कर सकता है वो भी ध्यान रखें। इतिहास हमने देख लिया। मुद्दों में यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था अंतर क्षेत्रीय मुद्दा, जिसको कहा जाता है इनक्लेव, इनक्लेव इशू। आपको पता होगा कि बांग्लादेश, जैसे मान लेते हैं इंडिया है, ये बांग्लादेश है, तो स्थिति ये था कि बांग्लादेश का कुछ पार्ट भारत में था, और यहाँ का भारत का कुछ पार्ट बांग्लादेश में था। स्थिति तब और भयावह भी हो गई, जैसे मान लेते हैं ये भारत का पार्ट है, मान लेते हैं बड़ा वाला इंडिया है बांग्लादेश के अंदर, इसी को इनक्लेव कहा जाता था। इनका इनक्लेव मेरे यहाँ, मेरा इनक्लेव इनके यहाँ। अब ये इनक्लेव में भी इनक्लेव था, मतलब ये इंडिया है, ये बीच में फिर बांग्लादेश, फिर इस बांग्लादेश के बीच में फिर इंडिया। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन था, और इस कारण से क्या था, हम अच्छा से फेंसिंग नहीं कर पा रहे थे बॉर्डर का। तो लेकिन आपको पता होगा 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में, और ये प्रॉब्लम लगभग समाप्त कर दिया गया है। तो अंतर क्षेत्रीय मुद्दा पहले था भारत और बांग्लादेश के बीच, अब लगभग वो समाप्त हो चुका है 100वां संविधान संशोधन के द्वारा 2015 में। दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्रों को वापस लिया। दूसरा मुद्दा आपको नजर आएगा घुसपैठ का मुद्दा, अवैध अवैध घुसपैठ का मुद्दा, इलीगल इंसर्जेंसी का मुद्दा है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन क्या है, एक तो रीजन है कि बांग्लादेश में गरीबी है, लोग आ जाते हैं कुछ खोज की तलाश में, अवसर की तलाश में। दूसरा है समानता, सांस्कृतिक समानता। पहचान नहीं पाते हैं, वो भी बांग्ला बोलते हैं, ये भी, खान पान भी लगभग सेम है, तो सांस्कृतिक समानता में बच जाते हैं।
तीसरा पॉइंट हो सकता है इसके पीछे, एक तो है कि भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार किसी भी लेवल पर हो सकता है, राजनीतिक लेवल पर भी और प्रशासनिक लेवल पर भी। बॉर्डर पर भी हो सकता है भ्रष्टाचार, कुछ पैसा खा के अंदर करना। राजनीतिक लेवल में वोट बैंक की राजनीति आपको पता है, ऑफिसर साइड। एक और कारण हो सकता है कि बहुत बड़ा कारण है कि फेंसिंग पूरा नहीं हो सका है, सीमा खुला हुआ है, खुला है, कुछ सीमा खुला है। माना जाता है 4100 किलोमीटर है भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की सीमा, जिसमें 3500 के आसपास फेंसिंग हो चुका है, बाड़े लगाए जा चुके हैं। लेकिन जितना बच गया है उसमें मान लो नदी है, तालाब है, कोई जंगल है, तो यहाँ पर आप फेंसिंग नहीं कर सकते। तो इस कारण से लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ये घुसपैठ का मुद्दा है। इससे इसका ये मुद्दा इतना गंभीर है कि इसका प्रभाव आप देखेंगे भारत पर क्या पड़ता है। तो भारत में इससे आतंकवाद बढ़ता है। वर्धमान की घटना हो या गया की घटना, बम ब्लास्ट हो, आतंकवादी घटनाएं बढ़ती हैं। दूसरा पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट में संघर्ष बढ़ जाता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में संघर्ष बढ़ता है। आसाम में आसामी अल्पसंख्यक हो गए, वो मना करते हैं, नहीं आने देंगे हम। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो भारत में इससे दिक्कत हो जाता है। और भी बहुत सारे प्रभाव हैं। आप इसके कारण से भारत में, भारत के लोगों को जो मिलना चाहिए, अपने भारत बहुत सारी स्कार्सिटी से गुजरता है, वो भी और बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है, जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। अगला मुद्दा है भारत और बांग्लादेश के बीच में, तीसरा मुद्दा है रोहिंग्या। ये म्यांमार के थ्रू भारत, म्यांमार पहले, ये म्यांमार फिर बांग्लादेश और बांग्लादेश से होते हुए इंडिया आ जाते हैं। माना जाता है बांग्लादेश इसको कंट्रोल कर पाने में असमर्थ है, क्योंकि बांग्लादेश अपने ही हायर डेंसिटी है वहाँ पर पॉपुलेशन का। तो रोहिंग्या का मुद्दा भी एक बहुत ही मुद्दा है। भारत ने हमेशा प्रयास किया, वैसे भारत इसको म्यांमार से ज़्यादा जोड़ता है, बांग्लादेश से कम जोड़ता है। अगला मुद्दा आप देखेंगे तो एक तीस्ता नदी का विवाद है। तीस्ता नदी जो सिक्किम से निकलती है और इंडिया होते हुए बांग्लादेश में गुजरती है। वैसे हायर लेंथ जो है तीस्ता का वो भारत में, लेकिन बांग्लादेश में कम है। लेकिन बांग्लादेश का मानना है कि बांग्लादेश की जो मेजर, बांग्लादेश एक कृषि प्रधान देश है और उसकी जो मेजर डेंसिटी है पॉपुलेशन की, वो तीस्ता नदी के बेल्ट में। तो एक प्रकार से तीस्ता नदी बांग्लादेश के अनुसार वो उसकी जीवनयानी नदी है, जीविका देने वाली नदी है। और बांग्लादेश चाहता है कि तीस्ता नदी का बंटवारा 1996 जो गंगा नदी पर समझौता पर हुआ था उसके हिसाब से हो। गंगा नदी समझौते में क्या हुआ था कि 50% पानी बांग्लादेश को दिया गया है। तीस्ता पर आपको पता होगा 1983 में तीस्ता नदी समझौता हुआ था, जिसमें 39% इसका पानी इंडिया को दिया गया और 36% पानी बांग्लादेश को दिया गया। लेकिन बांग्लादेश चाहता है कि तीस्ता पर भी वैसा ही समझौता किया जाए जैसा 1996 में गंगा पर हुआ, यानी गंगा की तरह ही तीस्ता का भी हमें 50% पानी दिया जाए। लेकिन राजनीति के कारण हम इसको दे नहीं पा रहे। बंगाल की अपनी राजनीति है, वोट बैंक है, बंगाल से होते हुए नदी जाती है बांग्लादेश में, वहाँ पर भी किसान है। तो कई बार ये राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है, इसलिए केंद्र सरकार नहीं कर पाती। तो विवाद का मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा है तस्करी का भी। तस्करी में सब प्रकार की तस्करी, नशीली पदार्थों का तस्करी है, मानव तस्करी भी है, गायों का भी तस्करी है, यहाँ से गाय वहाँ जाती हैं, आपको पता होगा बांग्लादेश में। तो एक ये भी मुद्दा है जो गंभीर रहा है इन दो, हम और भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब आते हैं ये कुछ मुद्दे थे। अब आते हैं तीसरा पार्ट में, हम देखते हैं कि हाल में क्या घटना घटित हुई। तो हाल की घटना तो आपको पता ही है, 5 अगस्त को क्या हुआ, शेख हसीना का पतन हो गया और मोहम्मद यूनिस करता धरता बन चुके हैं और अवामी लीग का प्रभाव घट गया है और बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो प्रो पाकिस्तान है और इसकी हेड खालिदा जिया हैं बेगम,
इनका प्रभाव बढ़ गया है। ये इनका प्रभाव बढ़ने का मतलब है बांग्लादेश का प्रभाव बढ़ना, सॉरी पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ना। फिलहाल मोहम्मद यूनिस केयर टेकर है और एक तरह से अमेरिका के कहने पर काम हो रहा है, जो भी आपको पता है। तो ये जो हालिया घटनाक्रम हुआ, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये प्रश्न आ सकता है। तो इसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ा, जरा देखिए। पहला पॉइंट है सबसे बड़ा कि एक अच्छा दोस्त भारत ने खो दिया है ना। बांग्लादेश एक अच्छा दोस्त था भारत का। ठीक है, आप बोल सकते हैं पूरा बांग्लादेश सर नहीं था, बांग्लादेश की सरकार थी शेख हसीना के हाथ में, इसलिए शायद बांग्लादेश। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि भारत के जितने भी पड़ोसी हैं, भूटान को छोड़ करके भारत के साथ कभी भी उसके संबंध अच्छे नहीं रहे, बांग्लादेश के भी नहीं रहे। लेकिन जब तक शेख हसीना रही, बांग्लादेश के साथ संबंध बहुत अच्छे रहे। तो इस घटना के बाद कहीं ना कहीं बांग्लादेश, जो हमारा अब तक सबसे बड़ा सहयोगी था, वो सहयोगी खो दिया, एक तरह से खो दिया। यह सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रभाव देखेंगे, महाशक्तियों का प्रवेश। बांग्लादेश में देखिए, भारत हमेशा चाहता है कि दक्षिण एशिया जो है वह महाशक्तियों से दूर रहे, दक्षिण एशिया में महाशक्तियां ना आए। लेकिन आपको पता होगा ये जो मोहम्मद यूनिस हैं, मोहम्मद यूनिस के कारण वहां कौन आ गया है, अमेरिका। माना जाता है कि CIA और अमेरिका और डीप स्टेट ने मिलकर के ये पूरा का पूरा गेम रचा। जो बाइडेन, हम अमेरिका पर भी आएंगे, हम अमेरिका पर भी बात करेंगे, अमेरिका के इलेक्शन पर बात करेंगे, लेकिन पहला इसको देख लेते हैं। तो अमेरिका, भारत हम इसका विरोध करता है हमेशा कि दक्षिण एशिया महाशक्तियों से दूर है। एक तो मोहम्मद यूनिस, दूसरा देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखेगा। ठीक है, मोहम्मद यूनिस अमेरिका से लैंड किए व्यक्ति हैं, अमेरिका सपोर्टेड है, लेकिन सत्ता परिवर्तन से एक बात तो साफ हो गया ना कि BNP भी वहां पर प्रभाव में आ गई। और जब BNP प्रभाव में आ जाएगी तो वाजिब बात है पाकिस्तान आ जाएगा, वहां पाकिस्तान आएगा तो चाइना आएगा। तो महाशक्तियों का प्रभाव बढ़ रहा है, जैसे कि अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, इन सब महाशक्तियों का प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान का भी प्रभाव बढ़ने से क्या हुआ, कट्टरवाद वहां बढ़ रहा है, कट्टरवाद धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपको पता होगा मोहम्मद यूनिस ने लगभग सारे कैदियों को रिहा कर दिया है, जो भी शेख हसीना ने एंटी एक तरह से कहा जाए देशद्रोही के आरोप में इनको गिरफ्तार किया, उन सबको बदल दिया। कट्टरवाद वहां बढ़ते जा रहा है, जितना कट्टरवाद बढ़ेगा पाकिस्तान वहां और आदी होता चल जाएगा। तो एक तरह से भारत के लिए हानिकारक है। तीसरा पॉइंट है हिंदुओं पर अत्याचार, ये तीसरा पॉइंट। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, एक तो भारत की साख पर प्रभाव पड़ता है। यदि हिंदुओं पर अटैक होगा तो भारत की साख अपने पड़ोस में ही गिरती है, और जब पड़ोस में गिरेगी तो विश्व में भी गिरेगा। दूसरा पॉइंट, यदि प्रभाव पड़ेगा तो वाजिब बात है कि ये भाग करके इंडिया आएंगे तो शरणार्थियों की समस्या बढ़ सकती है। शरणार्थियों की समस्या बढ़ेगी, वाजिब बात है। शरणार्थी यदि आएंगे तो कहाँ आएंगे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, और जैसे ही आएंगे यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में, जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, यहाँ अशांति हो जाएगी। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एक अलग ही टाइप का निर्जातीय संरचना है। इनको कोई मतलब नहीं है वो हिंदू है कि मुस्लिम है, लेकिन फिर भी यदि वहां से इंसर्जेंसी बढ़ता है तो ये सबसे पहले कहाँ जाएंगे, आसाम जाएंगे, त्रिपुरा जाएंगे, मिजोरम जाएंगे। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट अपने मणिपुर जल रहा है और यहाँ पर और अशांति बढ़ने की संभावना है। तो ये सब चीजें देख सकते हैं आप। अगला पॉइंट आप देखेंगे तो कुछ आर्थिक हित भी है, आर्थिक प्रभाव भी है। एक तो माना जाता है कि बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वस्त्र उद्योग बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्योग, सबसे अच्छा उद्योग माना जाता है। और उस वस्त्र उद्योग में आपको बता देता हूँ 25% जो वस्त्र उद्योग है वो इंडियंस के हाथ में है। अब ये उनको खतरा हो गया है कि जो वो निवेश किए हैं, अब निवेश पर खतरा हो चुका है। कट्टरवाद जैसे जैसे बढ़ रहा है, इनके निवेश पर खतरा हो गया। अगला पॉइंट देखिए, जैसे वहां परिवर्तन हो रहा है तो भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध खराब होते जा रहे हैं, और संबंध खराब होने से भारत पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक, पर्यटन उद्योग।
पर्यटन में जबरदस्त ड्रॉबैक हुआ है। पहले बांग्लादेश 20% कंट्रीब्यूट करता था। बांग्लादेश, विदेशी जितने भी पर्यटक भारत आते हैं उसका 20% अकेले बांग्लादेश था, लेकिन ये ड्रॉप होकर के 15% हो चुका है और अभी और भी आगे गिरने की संभावना है। ये अगला मुद्दा है। अगला है बांग्लादेश में अविश्वास, बांग्लादेशियों के बीच अविश्वास, भारत के प्रति अविश्वास बांग्लादेशियों के बीच बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा तबका जो है वो शेख हसीना का विरोधी है और हमने शेख हसीना को अपने पास में रख रखा है। तो बांग्लादेशियों में एक अविश्वास है, तो भारत पर यह प्रभाव है कि भारत को उसे काउंटर करना एक बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ये भारत पर प्रभाव बढ़ रहा है। अगला आप देखेंगे, इससे ही मिलता जुलता आप देखेंगे तो बांग्लादेश में एक कहा जा सकता है कि एंटी इंडिया राष्ट्रवाद उत्पन्न हो रहा है। कैसा हो रहा है? एंटी इंडिया नेशनलिज्म राइज हो रहा है। ये भी भारत को काउंटर करना भारत पर एक अच्छी बात नहीं, क्योंकि यदि बगल में कोई एक राष्ट्रवाद भारत विरोधी बन जाए तो उसका प्रभाव बहुत बढ़ सकता है। एक तो कट्टरवाद बढ़ रहा है और वो कट्टरवाद यदि राष्ट्रवाद का रूप ले लेता है भारत विरोधी, तो भारत में अनगिनत समस्याएं हो सकती है। भारत की आंतरिक समस्या के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए लिहाज से एक बहुत बड़ी चुनौती भी उत्पन्न हो सकती है। तो आप इसको भी समझ सकते हैं। और कई सारी समस्याएं और भी हैं जिसको आप अंकित कर सकते हैं, जो इसके बाद बहुत तेजी से बढ़ी है। अब इसका उपाय क्या हो सकता है? एक और भी चीजें हैं, कभी और इसका उपाय क्या हो सकता है? समाधान, भारत का प्रयास में कहूं, समाधान या भारत का प्रयास। भारत को क्या करना चाहिए? पहली बात तो है कि भारत को प्रयास करना चाहिए कि आंतरिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप करने से बचे। धीरे धीरे वो खुद ही हस्तक्षेपवादी सिद्धांत को बनाए रखें। भारत को यह प्रयास करना चाहिए कि अपनी हस्तक्षेप नीति को थोड़ा दिन के लिए बना कर रखें। अभी उतना चीजों को डिप्लोमेटिक लेवल पर ही सॉल्यूशन करने का प्रयास करना चाहिए, यानी हस्तक्षेप करके डिप्लोमेटिक तरीके से इसको हल करने का प्रयास करना चाहिए। एक मिनट, थोड़ा हैंग हो गया ये बोर्ड, कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलिए फिर से आ रहा है, फिर से देख लेते हैं। एक मिनट, आर्थिक में मैं एक बात और भी कह देता हूं आपको कि आर्थिक में आप ये भी लिख सकते हैं कि 2023 में ही हमने बांग्लादेश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की वार्ता शुरू की थी। अब वह पूरी खटाई में जा सकती है। एक प्रभाव ये भी हो सकता है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे जब आप लिख रहे हो आर्थिक वाले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रयास, तो भारत का प्रयास करना चाहिए कि सीधे हस्तक्षेप न करके डिप्लोमेटिक तरीके से बात करें और डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू काम करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि भारत को एक प्रयास और भी करना चाहिए, वो यह है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अभी ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होता है जरा देख लीजिए। ट्रैक वन में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जब बात करती है तो ट्रैक वन होता है। ट्रैक टू मान लेते कलाकार, एक देश से कलाकार दूसरे देश में जाए, दूसरे देश से कलाकार इस देश में आए, वहां के खिलाड़ी इस देश में आए, यहाँ के खिलाड़ी उस देश में जाए, यहाँ के जज वहां जाए कुछ संबोधन करें। तो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी होता है, पीपुल टू पीपुल बात है, वह नहीं रुकनी चाहिए बांग्लादेश के साथ। इस परिस्थिति में जब भारत विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी को जल्दी से जल्दी शुरू करके इसको थोड़ा सा स्ट्रेस को कम करने की जरूरत है। तो इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट है, भारत को काउंटर करना पड़ेगा एंटी इंडिया नेशनलिज्म। ये सबसे बड़ा बात है, क्योंकि यदि आप कल को चीजें सही भी बांग्लादेश में हो जाएंगी तो ये जो एंटी इंडिया हो रहा है इसको कैसे काउंटर आप कर सकते हैं? आपको बांग्लादेश का विकास को नहीं रोकना होगा, विकास करते रहिए, बांग्लादेश का विकास करते रहिए, ये बहुत जरूरी है। जो आपने स्टेप उठाया है वो करते रहिए, एक्सपोर्ट करते रहिए, इन सबको करते रहना पड़ेगा। भारत का प्रयास ये होगा कि भारत चीजों को नॉर्मल दिखाए, क्योंकि यदि एंटी इंडिया वहां पर ज्यादा बैठेगा, देखिए डिपेंड ये नहीं करता है कि बांग्लादेश को खत्म करना बहुत छोटी सी बात है, उसके पीछे कौन खड़ा है वो आपको देखना होगा।
तो ये जरूरी इस बात का है कि वहां पर विकास कार्य या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो भी चीजें हो रही है उसको ये हो, और ट्रैक टू डिप्लोमेसी को बहुत जल्दी से खत्म करना जरूरत है। तो आपने देखा कुछ भारत के द्वारा प्रयास जो किए जा सकते हैं फिलहाल में, और सबसे अंतिम बात है कि हस्तक्षेप न करते हुए वेट एंड वॉच करने की भी जरूरत है भारत, ठीक है। डिप्लोमेटिक चैनल्स पर बात करते हुए तो ये हो सकता है कुछ प्रयास आने वाले समय में, जैसे करंट अफेयर में क्लास लूंगा, क्योंकि ये टॉपिक मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए बताया है कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, आगे और भी चीजें होंगी। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इसी वीडियो को, इसी सेशन को आगे हम लोग करेंगे, और इसी ढंग से हम लोग पेपर 1 का जो सेकंड सेक्शन है बीपीएससी का, उसकी टॉपिक को देखेंगे और यहाँ से प्रयास करेंगे आपको सारे क्वेश्चंस आ जाए, या लगभग एक प्रयास रहेगा कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।